सर्दियों का मौसम अपने साथ उमंग भी लेकर आता है, लेकिन साथ में कुछ लोगों को नाक, कान, गले संबंधी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। खासकर बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सर्दियों के अंदर नोज के साथ काफी दिक्कतें रहती हैं, गले में काफी खराश रहती है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर शैलेश जैन जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू मैम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ऑटो राइनोलैरिंगोलॉजिस्ट एंड हेड नेक सर्जन एंड वर्टिको एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यही होगा कि सर्दियां आते ही क्या देखभाल खुद की करनी चाहिए ताकि सर्दी से संबंधित जो इश्यूज हैं नाक कान गले वाले वो सही रहे। हाँ मैम, जनरली एक कॉमन प्रोनाउंसिएशन है कि विंटर्स आर कमिंग, तो डेफिनेटली आपके नाक कान गले संबंधी समस्या बढ़ जाती है। हाँ। ऑल्दो सर्दियों का इन समस्याओं से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ये इन समस्याओं के लिए जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें से एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह रहती है। विंटर आपके सिक होने की संभावना को बढ़ा देती है। एज पर से ये सिकनेस का कारण नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अगर आप सिक पड़ सकते हो तो थोड़ा जल्दी पड़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप सिक पड़ेंगे। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी साल में 1 या 2 बार है तो विंटर सीजन में वो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, स्पेशली बच्चों में और ओल्ड एज पॉपुलेशन के अंदर। नहीं, बेसिकली ये देखा गया जैसे ही मौसम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है वो नाक बहने वाली स्थिति आ जाती है। तो कैसे इससे पहले इट्स ए वेरी यूजुअल फिनोमिनन जी। ये एक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी फिनोमिनन है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए समस्या का कारण हो जाता है। सर्दियों में हवा रूखी होती है, सूखी हवा होती है, टेम्परेचर वेरिएशन इज क्वाइट हाई, आउटसाइड टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री एंड आप जो भी एयर इनहेल करते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे करते हैं। तो नाक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होता है और आप उस एयर को इनहेल कर पाते हैं लंग्स में। क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ज्यादा इंक्रीज रहता है। उसकी वजह से कई बार एयर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, उसकी वजह से रनिंग नोज, जैसे ही आप सडन कोल्ड एक्सपोजर में आए आपकी नाक बहने लग जाती है। ऑल्दो यू आर नॉट एलर्जिक, आप एलर्जिक नहीं हो, लेकिन वो जो तापमान का अंतर है उसकी वजह से आपकी नाक बहने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट होने लग जाती है। अब वो डिस्कम्फर्ट आपकी जो नाक की म्यूकोजा है उसको इरिटेट करती है। अब नाक में जो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो नाक से पानी आता है वो चिपचिपा पानी आता है, दैट म्यूकस, तो वो इरिटेट करता है। और ये सारी चीजें फिर लेटर ऑन फर्दर सूजन नाक में बढ़ा देते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सिक्रेशन आपके थ्रोट में जाता है तो वो थ्रोट को इरिटेट करता है, और अगर और भी कोई समस्या पहले से है तो उसको एग्रेवेट कर देता है। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि है ना, जैसे जुकाम लगती है तो उसको ऐसे ही कई बार रहने देते हैं और 3-4 दिन में सही भी हो जाती है, लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और छोटे बच्चों में खासकर 2-3 दिन से ज्यादा रहे तो वो निमोनिया का कारण बन जाती है। मैम, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो गले से संबंधित समस्या होती है, खांसी आना या नाक से पानी आना, 99% दे आर अकाउंटेड फॉर वायरल इन्फेक्शन। छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, दे कैन फॉल सिक इजीली। दूसरा, सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, तापमान में कमी, आप अधिकतर टाइम इंडोर रहते हैं विंटर्स में, तो जो आप इंडोर में रह रहे हैं तो एक तो वहां जर्म्स जल्दी बढ़ सकते हैं और तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चों के सिक होने की संभावना बढ़ जाती है। बट most of the time it is viral, 99% time it is viral, but what happens, there are certain cavities associated with nose, नाक के साइड के अंदर कैविटी है, this whole bone is pneumatic bone जिसमें एयर फिल्ड है, वहां पे आपके सिक्रीशंस रहते हैं, वहां पे जाके अगर कोई इन्फेक्शन ट्रैप अप हो गया म्यूकोजा में, सिक्रीशंस आते हैं, लेटर ऑन these secretion may cause secondary infection, not directly, but after 3 days definitely it may turn out to be secondary infection. It may be a bacterial infection, then we need to give antibiotic, but not initially. Okay. Initially we should take care of all these ailing ailments by our natural care, by simple medicines,
बट इफ इट इज नॉट रिकवरिंग, अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हमें ग्रेड अप करना पड़ता है। विंटर्स में वाटर इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो इसका बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है? देखिए मैम, अगर आप पानी कम पियेंगे तो पहली चीज़ है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हेडेक आने का, चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, नेजल सिक्रीशंस जो अपने आप क्लीन होते हैं, हमारे नाक में सिक्रीशंस आते हैं, नाक में छोटे छोटे सीलिया होते हैं, वो पीछे की तरफ बीट करते हैं और उस सिक्रीशन को गले तक ले जाता है जी। अब पानी कम पियेंगे तो सिक्रीशंस विसिड आएंगे, थिक होंगे। अब वो थिक होंगे तो गले के पीछे जाने में सीलियर के जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है, तो गले के पीछे तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा, एलर्जन। अब वो एलर्जन एक्सपोजर होता है, वो सिक्रीशन में ट्रैप हो जाता है, तो दैट थिक म्यूकस फॉर्म्स जो कई बार अपन नाक के अंदर से निकालते हैं तो खुरंट बन के निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा पानी सा निकलता है, वो बिकॉज कि उनका वाटर इंटेक काफी कम है। डिक्रीज वाटर इंटेक की वजह से वो सिक्रीशन विसिड हो जाता है और वो एलर्जन है, और वो एलर्जन ही एलर्जी की रिएक्शंस को बढ़ाता है, उसी की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। जी, तो पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए अगर आपको सर्दियों के अंदर जुकाम और इस तरह की चीजों से। पानी, जो भी चीज आपकी एक बैलेंस डाइट को कंसिस्ट करती है, वो सारी चीजें अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग वाटर। और वाटर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है बैलेंस डाइट का। ओके, खास तौर पे ईएनटी हेल्थ को लेके वाटर कितनी भूमिका निभाता है और किस तरीके से भूमिका निभाता है, जैसे अभी आपने बात भी कही? नॉट ओनली ईएनटी हेल्थ में, इट्स ये हर शरीर के, हर बॉडी के, हर शरीर के हर अंग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। उसी तरीके से ये ईएनटी को अफेक्ट करता है, उसी तरीके से शरीर के अन्य अंगों को अफेक्ट करता है। जी, वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सर, या बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती है विंटर्स के अंदर? आपके पास किस तरह की क्वेरीज ज्यादा आती है, किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं? देखिए मैम, विंटर्स में जनरली नाक बहने की समस्या, गले में खराश, आवाज में बदलाव, रात को नाक से सांस नहीं आ पाना, मुंह खोलकर सांस लेना, नाक से खून का आना, कान में तेज से दर्द होना और कान से कई बार पानी आना, ये समस्या जनरली हमारे पास पेशेंट्स लेके आते हैं, विंटर सीजन में ज्यादा लेकर आते हैं। जी, और पर्टिकुलर अगर अपन एक एक को लेके बात करें कि किस तरीके से इससे राहत मिल सकती है, जैसे कई लोगों को कान में आवाज नहीं आती है, सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इससे कैसे ट्रीटमेंट क्या है इनका? मैम, समस्या अभी हमारे सामने है कि कान में दर्द हो रहा है, हाँ, और सिर में दर्द हो रहा है। यह समस्या है, लेकिन ये कारण नहीं है। जी, कारण हमें पता करना पड़ेगा कि जनरली अगर आपका कान का पर्दा ठीक है तो कान की तरफ से उसमें कोई इशू नहीं होता। आपके नाक और कान को जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है, यूस्टेशन ट्यूब, जो आपने कभी फील किया होगा कि फ्लाइट में जब आप चढ़ते हैं तो जब फ्लाइट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो कान में पेन होता है, हाँ, बंद सा होने लगता है। दैट इज यूस्टेशन ट्यूब, उसको हम इक्वलाइजर ट्यूब भी बोलते हैं, कि वो आपके मिडल ईयर के प्रेशर को वातावरण के प्रेशर से इक्वलाइज करती है, दैट्स व्हाई इक्वलाइजर ट्यूब बोलते हैं उसको। यूस्टेशन ट्यूब के डिसफंक्शन की वजह से आपके कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठे होने लगता है, वो पर्दे पे दबाव डालता है, और हमारा कान का पर्दा शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, इसकी थिकनेस होती है 0.1 मिलीमीटर। अब जब वो पानी इस पे प्रेशर डालता है तो सीवियर पेन होता है, और जब वो पर्दा उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाता तो वहां एक स्मॉल रेंट होके वो पानी बाहर निकल जाता है और पेन सडनली रिलीव हो जाता है। लेकिन अब पानी वहां से निकला है, और अगर हम उसे फिडल करें या बाहर से कोई इन्फेक्शन हम वहां इंट्रोड्यूस कर दें तो परमानेंट हो जाता है। तो शुरू की जो कंडीशन होती है उसको हम ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन बोलते हैं, जब वो फट जाता है तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, और वो अगर 28 वीक तक ठीक नहीं होता, वो 28 डेज तक ठीक नहीं होता, तो फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है। ओके, तो दिस इज अ सिक्वेली ऑफ दिस ईयर पेन एंड इन्फेक्शन। तो मतलब इसमें कान के पर्दे में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और आप सुनने की आपकी क्षमता भी कम हो सकती है अगर इसको समझे उस तरीके क्या से। होता है कि आपके कान के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा है, लंबे समय तक वो पानी इकट्ठा रहता है तो गाढ़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लू ईयर।
अब जब पानी आपके पर्दे के पीछे इकट्ठा है तो वो साउंड के ट्रांसमिशन को हैम्पर करता है, तो बच्चे को सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कई बार आपको स्कूल से कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा है। वो फोकस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्रॉपर सुन नहीं पा रहा है। दैट इज द रीजन। तो इन वेस्टर्न वर्ल्ड तो पता ही इन चीजों का तब चलता है जब स्कूल से कंप्लेन आती है। पेरेंट टीचर्स मीटिंग इसलिए अटेंड करना बहुत जरूरी है। मैं एक सवाल इसी का लूंगी कि आईज तो रेगुलर चेकअप करा लेते हैं, लेकिन ईयर्स अभी भी अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसे नहीं कि साल में एक बार करा रहे, या बच्चों के हिसाब ईयर कितने टाइम में आप चेक कराए, खासकर बच्चों? चेक कराने से ज्यादा आपको ऑब्जर्वेंट बनना है मैम जी। अगर बच्चा किसी चीज पे फोकस नहीं कर रहा है जिसमें उसको सुनना भी है और वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकती है। या फिर आप टीवी देख रहे हो, अचानक बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो तेज आवाज में टीवी चलानी है, तो आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं क्लू आना चाहिए कि इसको सुनाई क्यों नहीं दे रहे जी। फिर बच्चा कई बार कहता है कि मेरी खुद की आवाज गूंज रही है, इको कर रही है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन साउंड ट्रांसमिशन। फिर आपको एक बार इसको चेक कराना डॉक्टर के पास। इससे एक उलट कि कुछ बच्चे तेज आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कानों को बंद करने लगते हैं, वो क्या सिचुएशन है? मैम साउंड इज आल्सो एन एनर्जी जी, और एनर्जी में फोर्स होता है। अगर आप लाउड साउंड चला रहे हैं, दैट फोर्स वो आपके ड्रम के ऊपर लगता है, वो बच्चे को डिस्कम्फर्ट कर देता है। उसके अलावा वेरियस अदर रीजन ऑल्सो कि आपके जो मिडल ईयर में ओसिकल्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो किसी के लूज हो, किसी के यूस्टेकियन ट्यूब इम्पल पैटुलस हो, उन लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है। तो अगर आप देखें 120 डेसिबल साउंड का सिंगल 5 सेकंड के लिए भी एक्सपोजर आपको डेफ बना सकता है। इट इज सो डिस्कम्फर्ट जी। दैट्स व्हाई लाउड नॉइज की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, और certain other factors also contribute to this. Okay. सर अपन जैसे गले को ले कि विंटर्स में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो एक तो किस तरीके से जाने की कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है और इसका समाधान किस तरीके से? मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा। हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सेल्स बनती है जो हम किसी भी इन्फेक्शन से हमारे शरीर को लड़ने में मदद करती है, और ये सेल्स सारी हमारे लिम्फोइड जो टिश्यूज होती है उनमें बनती है। गले के पीछे एक पूरी रिंग होती है जहां पे अलग अलग तरीके के लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। नाक के पीछे नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं, या उसको एडिनोइड बोल देते हैं। गले में दोनों तरफ पेलेटाइन टॉन्सिल्स, जिसको जनरली हम टॉन्सिल्स बोलते हैं, और टंग के पीछे के हिस्से में जो होते हैं वो लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। तो ये कंप्लीट एक रिंग बनाते हैं, और ये रिंग प्रोटेक्टिव सेल्स बनाती है इन एन इवेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हुआ, वो सेल्स ज्यादा बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां सूजन आ जाती है। अब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो बढ़ते हैं, छोटे होते हैं, बढ़ते छोटे हैं, तो वो जो साइज में बढ़े हाइपरट्रोफी भी वो परमानेंट हो जाती है। तो इसीलिए टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी, बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो बढ़ जाती है, इसीलिए एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो जाती है। It might be because of allergy also. It might be because of infection also. जी, both factors contribute to this hypertrophy. और जब ये बढ़ जाती है तो डेफिनेटली सांस लेने में दिक्कत आती है, बच्चे का गला बार बार इरिटेट करता है, उसको कफ आता रहता है, और समटाइम्स ये कफ रात के सोते समय काफी ज्यादा हो जाता है। इनसेसेंट कफ, मतलब बच्चा परेशान हो जाता है। एक वो क्या साइन है कि आपको फटाफट डॉक्टर के पास दिखाने जाना है? इस स्थिति को किस तरीके से अगर समझे? मैम इमीडिएट अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है कि बच्चा इज नो मतलब बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि कई बार कोल्ड जो एयर होती है वो आपके अस्थमा का ट्रिगर भी हो जाती है। अस्थमा में जनरली आपके ब्रोंकियोल्स का स्पैज्म हो जाता है जो एयर एक्सचेंज को बंद कर देता है, तो आप ब्रीथ नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार आपके लैरिंग्स जो आपका स्वर यंत्र होता है उसके अंदर सूजन आ जाती है। स्वर यंत्र से ही आपके एयर का पैसेज होता है, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। तो विंड पाइप आपके स्वर यंत्र के थ्रू ही होके जाता है। अगर स्वर यंत्र के कार्टिलेज में या म्यूकोजा में सूजन आ रही है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। उस समय आपको पता लगता है जब बच्चा सांस लेने में जोर से आवाज कर रहा है, हाँ। चाहे सांस अंदर लेते समय या सांस छोड़ते समय, उसको स्ट्राइडर बोलते हैं।
ऐसे समय में आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है बिना वेट किए। हाँ, क्योंकि बाद में ये सिचुएशन और हार्मफुल हो सकती है। और छोटे बच्चों के अंदर आपको जल्दी पहुंचना है। दूसरा, ऐसे समय में बच्चे को किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट ना कराएं, मतलब रोने ना दे, थकने ना दे बच्चों। जितना ज्यादा बच्चा थकेगा उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। एक सर ये भी है कि बच्चों में निमोनिया बिगड़ जाता है। एक आम बोल चाल में ये बोलते कि इनका निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कैसे, मतलब जुकाम के बाद किस किस स्थिति में मतलब डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी बच्चे को लेकर आए? न्यूमोनिया एक क्लिनिकल टर्म है जिसका अपना एक क्राइटेरिया है। जनरली नाक कान गला हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। कोई भी पैथोजन या एलर्जन इन्हीं के थ्रू एक्सपोज होता है और फिर अपनी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होती है। अगर ये ट्रेवल डाउन, मतलब नीचे की तरफ, अपने लोअर एयरवे की तरफ चले जाता है, तब डेफिनेटली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। इनिशियली फेज में मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के सिक्रीशंस वो नाक के पीछे से गले में जाते रहते हैं, वो गले को भी इरिटेट करते हैं और वो ही कई केसेज में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं। जब बच्चे की श्वसन की जो दर है वो काफी हाई हो जाए और बच्चे के एक्सटर्नल रिट्रैक्शन, जो आपके स्टर्नम के ऊपर वाला पार्ट है, वो बच्चा सांस लेने के अंदर वो अंदर जा रहा है, या जो आपके रिब्स है, पसलियां हैं, उनके बीच में वो सांस लेने पे अंदर जा रही है, या बच्चों को बहुत फोर्सफुल सांस लेनी पड़ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ब्रीदिंग अगर काफी तेज है, रेस्पिरेटरी रेट काफी तेज है, तो वो न्यूमोनिया हो सकता है, अलोंग विथ फीवर ऑल्सो। मतलब साथ में फीवर भी हो सकता है, साथ में अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बट जनरली क्राइटेरिया, मतलब इसको लापरवाही में ना ले। सर्दी जुकाम अगर बहुत लंबे समय तक है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर कोई भी बीमारी नाक कान से संबंधित 3 दिन में आपको सुधार के लक्षण नहीं दिखाती है, तो आपको एक बार कान नाक गला चिकित्सक से सलाह जरूर लेना चाहिए। जी सर, एक दूसरा, एक अलग हटके में क्वेश्चन, स्लीप एपनिया ये क्या चीज है और विंटर्स में बेसिकली किस तरीके से इफेक्ट होता है? मैम, स्लीप एपनिया रात को सोते समय आपकी सांस अचानक बंद हो जाए या थोड़ी देर के लिए रुक जाए और आपकी नींद उससे डिस्टर्ब हो जाए, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप एपनिया। एक सेंट्रल रिलेटेड, एक आपके ब्रेन से रिलेटेड एपनिया हो सकता है, एक आपके अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड स्लीप एपनिया हो सकता है। जैसे ही आपकी सोते समय सांस रुकी तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करती है, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पोटेंट स्टिमुलेशन है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो ब्रेन को सडन सिग्नल देता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है, वो तेजी से बैठ जाता है और एक तेजी से सांस अंदर लेता है। ऐसे एपिसोड पूरी रात में कई बार चलते हैं, उससे उसकी नींद की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो आपको कई अन्य गंभीर समस्याओं के लिए अग्रसर कर सकती है कि आप अगर स्लीप एपनिया लंबे समय तक है तो आपको कोई दूसरी और बीमारियां भी हो सकती है। दूसरा, कई और बीमारियां हैं उनकी वजह से स्लीप एपनिया भी हो सकता है, जिसमें प्राइमरीली ओबेसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा आपके अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर कोई अवरोध है, नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी है, नाक में टर्बिनेट बढ़े हुए हैं, नाक के पीछे कोई मांस बढ़ा हुआ है, गले के अंदर टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, या गले की जो आपकी दीवारें हैं वो बहुत लचीली हैं, या स्वर यंत्र के बाहर जो कार्टिलेज है वो बहुत लूज है, ये सारे कारण आपके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण है। ये वो कारण है जिनको ध्यान देकर कुछ इंटरवेंशन से करेक्ट किया जा सकता है। कुछ कारणों में आप कुछ नहीं कर सकते। ओबेसिटी अगर ज्यादा है तो सबसे पहले तो आपको ओबेसिटी रिड्यूस करनी है। अगर आप ओबेसिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, आपकी बेजल मेटाबॉलिक रेट को नहीं बढ़ा सकते, तो कोई भी ट्रीटमेंट जनरली सक्सेसफुल ओएसए में नहीं होता है। ओएसए को डायग्नोज करने की एक एल्गोरिदम होती है।
सबसे पहले हम ओएसए में पोलीसोमनोग्राफी कराते हैं, मतलब इसको स्लीप स्टडी भी बोलते हैं। इसमें आपके शरीर पे कुछ उपकरण लगा के आपको नॉर्मल सोने के लिए भेज दिया जाता है और उस उपकरण में कुछ डेटा रिकॉर्ड होता है होल नाइट। वो डेटा हम ले लेते हैं और उन डेटा के आधार पे एक रिपोर्ट बनती है। उसमें बहुत सारे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है AHI इंडेक्स, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। उससे हम सीवियरिटी पता लगाते हैं कि ओएसए की सीवियरिटी क्या है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। उसके अलावा SpO2 लेवल इन ब्लड, कि आपके सोते समय ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कितना है। अगर वो ज्यादा नीचे चले जाता है तो ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। सडन कोग्निशन, मतलब लंबे समय तक अगर रहता है तो कोग्निशन इंपेयरमेंट भी होने लगता है। तो ये चीज हम ये पता करते हैं। उसके बाद में हम कैफेलोमेट्री मतलब कि आपके जो फेशियल बोन्स हैं इनका डायमेंशन क्या है, इनकी बनावट कैसी है, उसमें हम उसका पूरा एक डेटा कलेक्ट करते हैं, कैफेलोमेट्री कराते हैं। इसके बाद में हम जो भी जांच करते हैं, तो स्लीप स्टडी की, जो स्लीप के ओएसए के लिए जो भी जांच करनी है वो आपको सोते हुए समय करनी है। अब जागते हुए हम कोई भी जांच करेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी, दवाइयों से हम नेचुरल स्लीप इंड्यूस कराते हैं। फिर हम एंडोस्कोपिक जांच करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे किस तरीके का अवरोध है। उसका एक हम अलग से क्लासिफिकेशन होता है। उस क्लासिफिकेशन के आधार पे ग्रेडिंग होती है। एंड जनरली इट इज सेड कि अगर एक ही जगह पे अवरोध है तो उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं, मल्टीपल अवरोध है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। मल्टीपल टेक्निक्स है इसको करेक्ट करने की, और हर पेशेंट के हिसाब से टेलर मेड ट्रीटमेंट होता है। किसी का मैंडिबल छोटा है तो मैंडिबल एडवांसमेंट डिवाइस होती है, किसी नाक के अंदर कोई दिक्कत है तो नाक का ट्रीटमेंट किया जाता है, गले के अंदर अगर गले की दीवारें लचीली है तो फिर फेरिंगोप्लास्टी की जाती है, एपिग्लोटोपैक्सी की जाती है। देयर आर सेवरल अदर ट्रीटमेंट, मैंडिबुलर एडवांसमेंट प्रोस्थेसिस। और जो गोल्डन ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो है तो CPAP एंड BiPAP थेरेपी, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी या BiPAP, जिसके थ्रू सांस दी भी जाती है, छोड़ी भी जाती है। लेकिन इट इज नॉट दैट कंप्लायंट कि आप हर समय उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो एक थोड़ा सा कंप्लायंस का इशू रहता है इसके साथ। तो ओएसए इज ए फ्यूचर पेंडेमिक नाउ, और almost 30 to 40% population are suffering from OSA. Sir, why? इसका कारण? Ma'am, there are certain genetic issues, genetic reasons. There are anatomical reasons, and other than that, the lifestyle. Obesity prevalence is definitely getting higher. And air pollution. Abuse. Air pollution इसमें है effect? Not directly, ma'am. Okay. Not directly. बट डेफिनेटली कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपके साइनस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपके नाक के अंदर टर्मिनेट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, थ्रोट में कंटिन्यूअस इन्फेक्शन बने रह सकता है, जो आपके सांस के आदान प्रदान को बाधित कर सकता है। क्योंकि विंटर्स में कोहरा और इनकी स्मॉग और इनकी काफी वो रहती है, और वो कोल्ड एयर इज द रीजन में। कोल्ड एयर की वजह से आपके ओएसए के इंसिडेंट विंटर सीजन में बढ़ जाता है। जी सर, एक सवाल मैं खराटे से जुड़ा लूंगी। यही ओएसए, स्नोरिंग एंड ओएसए आर साइनोनिम्स। ओके, नहीं इसमें क्या खराटे अगर शुरू हो रहे हैं या तो वो एक चेतावनी है क्या, मतलब किसी को, या बहुत सामान्य चीज है ये? देखो मैम, डीप स्लीप में खर्राटे आना मामूली है जी, डीप स्लीप में। बट खर्राटे आने के साथ साथ अगर पेशेंट अगले दिन बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, बैठे बैठे ही सो जाता है, अगर उसको किसी भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं किया जाए तो 15 मिनट फ्री छोड़ दे वो सो जाएगा। किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, टीवी देख रहा है, उससे किसी ने बात नहीं की, वो टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते सो जाएगा। कोग्निटिव इंपेयरमेंट आने लग गई है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आने लग गई है, जो कि एक हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। देन डेफिनेटली ऐसे वार्निंग साइन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइव करते करते सो जाएंगे तो डेफिनेटली आप खुद की हेल्थ को तो इंजर करेंगे ही, आप किसी और के लिए भी समस्या का कारण बन सकता है।
एक सर विंटर्स में ह्यूमिडिटी वो काफी यूज करने लग जाते हैं लोग, ह्यूमिडिफायर, तो क्या इससे फायदा होता है? मैम अभी हमारा होल डिस्कशन यही चल रहा था कि विंटर में प्रॉब्लम होती है कोल्ड एंड ड्राई एयर। तो ये तो हम समझ ही गए कि ड्राई एयर काफी ज्यादा नुकसान करती है, नेजल म्यूकोजा को इरिटेट करती है, और ड्राई अगर म्यूकोजा रहती है तो इसी वजह से नाक से ब्लीडिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोट ड्राई होता है तो इरिटेटिव कफ आने लगता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ड्राई एयर सर्दियों में कहीं ना कहीं सारी समस्याओं का कारण बनती है। तो वी शुड यूज ह्यूमिडिफायर, लेकिन उसमें ओवर ह्यूमिडिफिकेशन से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर ह्यूमिडिफिकेशन बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ का मीडिया बनता है। तो जनरली हमें ह्यूमिडिफिकेशन 30 to 50% के लेवल से रखना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक इसी से जुड़ा सवाल है, हीटर के अंदर लोग बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं और फिर जब बाहर जाते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा ठंड, तो इससे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हीटर का यूज बहुत होने लगा है विंटर्स में आजकल। मैम हीटर के अंदर अगेन मैं इतनी देर से ड्राई एयर के बारे में बता रहा हूँ, तो हीटर भी एयर की ह्यूमिडिटी को, जो भी उसमें मॉइस्चर है 5% 10%, उसको भी खा जाता है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू इनहेल द ड्राई एयर। तो उसके लिए आपकी क्या फिर नेजल जो नाक की म्यूकोजा है वो हेल्प करती है आपकी, लेकिन आप वहां से आप फ्लूइड लॉस होता है आपका। तो डायरेक्ट तो हीटर के सामने बैठना ही नहीं है, और जो रोड बेस्ड हीटर है वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप सर्टेन अदर टाइप के हीटर आते हैं, मतलब सर समझाइए थोड़ा सा, ताकि मैम ऐसे हीटर आते हैं जो हीट को रेडिएट करते हैं कन्वेंशन के थ्रू। OFR ऑयल फिल्ड रेडिएटर आते हैं, सिरेमिक रेडिएटर आते हैं। नाउ ए न्यू कैटेगरी ऑफ इंफ्रारेड हीटर is there along with humidifier. You can use these, but एक तो लगातार 24 घंटे यूज नहीं करना है, लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इनकी मेंटेनेंस करना जरूरी है, नहीं तो इन्हीं में भी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो ये खुद इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। वो चीज समझना लोगों को चाहिए, क्योंकि वो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ जाता है। यूज करें, लिमिटेड करें, साथ में उस जगह की एयर को ह्यूमिडिफाई करते रहें, और लंबे समय डायरेक्ट एक्सपोजर से बचना चाहिए। जी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी। एज ए एक्सपर्ट व्यू, विंटर शुरू हो गए हैं और काफी सर्दियां शुरू, तो बेसिकली किस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाया जाए, खासकर खान पान को लेके, ताकि उन सब चीजों से बचे? देखो मैम, विंटर के अंदर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, हर चीज में, डाइट में, फिजिकल एक्टिविटी में, और आप जो हैबिट्स परस्यू करते हैं उन सब के अंदर। डाइट के अंदर आपको बैलेंस डाइट लेनी है, दैट शुड बी रिच इन विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपकी स्किन के हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आपको शुगर, जंक फूड, इनसे दूर रहना चाहिए। सब्जियां, दालें, इनका इंटेक बढ़ाना चाहिए। साइट्रस फ्रूट का इंटेक ज्यादा लेना चाहिए। यहाँ एक लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि साहब खट्टे फल अगर लेंगे तो हमारा तो गला खराब हो जाएगा। वही मैं नॉट इन एवरीथिंग। और विटामिन सी इज द बिगेस्ट एलिमेंट जो आपके विंटर के प्रभाव को रिवर्स कर सकता है। जी, तो हेल्दी डाइट में आपको ये, इसके अलावा सर्दियों में आप लेजी हो जाते हैं, आपको वो थोड़ी लेजीनेस छोड़ के थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। आपका हाइड्रेशन इंप्रूव करना है, 2 to 3 लीटर्स पर डे। ऑल्दो आप लगेगा नहीं कि आप प्यासे हैं, लेकिन आपको पानी पीना है। इसके लिए आपको घड़ी में अलार्म भर के रखना पड़ेगा। अलार्म वाली बात आपने बहुत बढ़िया बताई। घड़ी में अलार्म भर के रखना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि मैम आर्मी में हम वाटर ड्रिल रखते थे कि आप पहले हर बंदे की टिक मार्क होती थी कि हाँ इसने अब 2 गिलास पानी सुबह पी लिया है, 2 गिलास पानी शाम को पी लिया है। जी, अभी समर्स में तो स्कूलों ने भी शुरू किया था वाटर के लिए बैन, वाटर बैन शुरू
लेकिन विंटर्स में ये सब चीजें नहीं है, जबकि विंटर्स में भी इस विंटर्स चीज में का ज्यादा जरूरी है मैम। समर में आप थर्स्टी फील होते हो, हाँ आपको प्यास लगती है, आप बोल सकते हो। विंटर में आपको फील ही नहीं होता। जी। तो ये सारी चीजें आपको करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर किसी को अपनानी है तो उसके लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का सीजन। सर्दियों का कहते हैं ना, आप बहुत अच्छे से खाते हैं, अपनी हेल्थ भी बना सकते हैं, अच्छे से सारी चीजें पच जाती है इस एक मौसम इम्पोर्टेंट में। बात, जैसे मैम अब यहाँ पे कुछ चीजें आती है, जैसे आपको मॉर्निंग वॉक, रिगार्डिंग मॉर्निंग वॉक इज गुड एंड बैड बोथ। हाउ इज बैड सर? जैसे एलर्जिक पर्सन जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक, तो अर्ली मॉर्निंग में एक तो फोगी वेदर रहता है, तो जितने भी एलर्जन है वो लोअर स्टेटा में सस्पेंडेड रहते हैं, तो आपका इजीली उससे इंटरेक्शन होता है, तो आपके एलर्जिक सिम्टम जल्दी आता है। तो जनरली अगर आप एलर्जिक है तो अपने आप को अच्छे से कवर करके जाएं, नोज को प्रोटेक्ट करके जाएं, और कोशिश करें कि जब तक सूरज की रोशनी नहीं आ जाए तब तक आप उसको अवॉइड करें, आप उस समय तक ना निकले, नहीं तो वो आपके हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट देगी लेकिन आप एलर्जी से परेशान हो जाओगे अगर आप एलर्जिक हैं। जी जी, थैंक यू सर, आपने तक टाइम निकाला और काफी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि अभी विंटर्स को लेके काफी लोगों को सजगता बरतनी तो मैं चाहिए। कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं। जी बताइए। कि अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा है, या बच्चा कान में दर्द की शिकायत कर रहा है, या टीवी नॉर्मल से ऊंची आवाज पे देख रहा है, या बार बार हेडेक की कंप्लेन करता है, या कान में दर्द की कंप्लेन करता है, तो आपको एक बार उस चीज के लिए एक कान नाक गला चिकित्सक को दिखाना चाहिए। कारण ये है कि बच्चे की जो 5 से 15 साल की उम्र होती है, दैट इज अ फॉर्मेटिव टाइम। इसमें बच्चा अपना कैरियर डिसाइड कर लेता है, वो एकेडमिक जाएगा कि वो स्पोर्ट्स में जाएगा। ये पीरियड उसका ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम में नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज आप एक बार बीमार पड़ते हैं आपका एक वीक खत्म हो जाता है। साल में आप 5 बार बीमार पड़ रहे हैं, मतलब आपने 35 to 40 डेज लूज कर दिए, उसका बॉडी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अदर देन दैट, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप फिजिकली अच्छा कर नहीं सकते हैं। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो आप अगले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। ये सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो एक बार चिकित्सक को दिखा के, अगर चिकित्सक बताता है कोई समस्या ही नहीं है तो आप चिंता फ्री हो जाएंगे, चिंता से मुक्त हो जाएंगे, और बताता है तो आप इमीडिएट रेमेडीज ले लेंगे जो बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग एक उसके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा सर, एक पॉजिटिव उसके लाइफ को दिशा देगा। जी धन्यवाद सर।